कलराज जी देवरिया लोकसभा के नहीं हैं और वो एक बाहरी हैं। मैं इनके कार्यकाल को सफल नहीं समझता हूँ और काफ़ी असफलताएं हैं। कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं ले आई गई है। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में आप भी टिकट के दावेदार थे, पर कलराज मिश्रा जी को टिकट मिल गया। आप कलराज मिश्रा जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कलराज जी देवरिया लोकसभा के नहीं हैं और वो एक बाहरी हैं। उनको यहाँ के लोकसभा के कार्यकर्ताओं के बारे में, समस्याओं के बारे में और क्या क्या कठिनाइयाँ हैं ये नहीं मालूम था और इसलिए मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता एक तरह से उनके कार्यकाल से निराश हुआ है, हताशा कुछ आ गई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। सर, अगर कलराज मिश्रा जी को कार्यकाल को अगर आप देखें और उन्हें नंबर देना हो 10 में से, तो आप कितना नंबर देंगे? नंबर देना कोई बहुत एक दूसरे आदमी का नंबर देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं इनके कार्यकाल को सफल नहीं समझता हूँ और काफ़ी असफलताएं हैं। कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं ले आई गई है, बल्कि पुरानी चीज़ें जो मैं लाया था, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उनका ही उद्घाटन से वो खुश हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़मीन पर कलराज जी ने कोई फ़र्क नहीं डाला है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इस लोकसभा चुनाव में पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाती है, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इस क्षेत्र में भाजपा का ले आने का श्रेय हमारे परिवार का है। जो हमारे बड़े भाई साहब आए भाजपा में, तो गौरी बाजार भाजपा की हुई। जब मैं आया तो लोकसभा पहली दफ़े 45 साल बाद एक भाजपा का प्रत्याशी हुआ, लेकिन उस समय ये एरिया समाजवादी था और इसके दिग्गज नेता मोहन सिंह जी थे। उनको हराने के लिए और भाजपा को ले आने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत नए नए कार्यकर्ता इकट्ठा करने पड़े। वो किया और 2 दफ़े उनको हराया। ये एक तरह से भाजपा को स्थापित करने का एक बड़ा कदम था। उसके पहले कोई भाजपाई यहाँ का टिकट नहीं मांगता था और हम कहेंगे कि कलराज जी को एक पका पकाया एटमॉस्फेयर मिला। नरेंद्र मोदी जी के 5 वर्षों के कार्यकाल को सर आप किस नज़र से देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा जो वो है, अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो वो ये है कि भारत बदल रहा है और इन्होंने भारत को बदलने के रफ्तार तेज कर दी है। जैसे हम लोगों का भी ये नज़रिया रहा है और ख़ास तौर से हमारे लड़के शशांक का ये नज़रिया रहा है कि बदलने की ज़रूरत है। हमारे एरिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन सोच बदलने की ज़रूरत है और उस तरफ वो काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग बदलाव के लिए हैं और बदलाव एक आधुनिकीकरण के तरह से, चाहे हमारे पिताजी ने जब विश्वविद्यालय स्थापित किया तो इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, या मैं आया तो आज से 15 साल पहले गरीबों के लिए 76,000 इंदिरा आवास देवरिया संसदीय क्षेत्र में मैं ले आया।
जो आज तक किसी सांसद ने पूरे संसद में नहीं किया है, और वो एक रिकॉर्ड है। तो हम लोगों की सोच बाकी लोगों की सोच से थोड़ा सा आगे है। जब कोई नहीं समझता था कि गरीबों के लिए आवाज़, और उसके लिए हमको टिकट भी नहीं, हमारे लोग भी खिलाफ थे। लेकिन आज मुझको पूरा संतोष है कि और क्षेत्रों में नहीं, लेकिन देवरिया में 76,000 लीटर गरीबों का लगने में हमने मदद किया। तो बदलाव का सीज़न है, और बदलाव को सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको पार्टी ने क्लियर कर दिया है एज के लिहाज से, तो हम दम कम भरेंगे। क्या दम कम भरा है, ये सवाल पैदा होता है। देवरिया संसदीय सीट पे महागठबंधन और कांग्रेस का क्या माने रहेगा? क्या उससे पार्टी को नुकसान होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्रासंगिक है। महागठबंधन से लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इस क्षेत्र में कि अगर शशांक को टिकट मिलेगा तो महागठबंधन का कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन ये लोग जले हुए हैं। बाहर के एक प्रत्याशी को देख करके उन लोगों को डर है कि अगर कोई इस तरह का बाहरी आदमी आया तो दोबारा हम लोगों के क्षेत्र की प्रगति कम हो जाएगी या रुक जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं है। इसलिए महागठबंधन बुरी तरह से हराया जा सकता है यहाँ पर, अगर प्रत्याशी ठीक हो। और इस क्षेत्र में चिल्ला चिल्ला करके लोग बोल रहे हैं कि आप शशांक के लिए टिकट ले आइए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हमसे कहते हैं कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं अगर जो पार्टी उम्मीदवार किसी को भी बनाती है तो उससे क्या, उसका क्या विजन होना चाहिए जनपद के विकास के लिए? पार्टी का विज़न बहुत अच्छा है विकास का, और पार्टी का विज़न जो है वो इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन एक समस्या होती है राजनीति में कि कोई मुश्किल डिसीजन लेने से जनता गुस्सा भी हो जाती है, और इससे पॉलिटिशियन डरते हैं। ये कहते हुए मुझको गर्व हो रहा है कि मोदी जी जरा भी डरने वाले आदमी नहीं हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जो कि आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीब को बैंक में ले आने का अभियान हो, चाहे इंश्योरेंस का अभियान हो। हर तरह से गरीब और ग्रामीण क्षेत्र पर जोर दिया है। और ये मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र पर जोर अटल जी के ज़माने से शुरू हुआ। अटल जी ही हमको ले आए थे, और अटल जी ने पहले दफ़े गांव की तरफ देखना शुरू किया। उसके पहले नहीं कोई देखता था, और इसलिए आज गांव में सड़क है, आज गांव में टावर हैं, आज गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आधुनिकीकरण की तरफ हमको ले जा रही हैं। एक बात अक्सर उठती है कि जो आम मतदाता है वो कहता है कि विकास से ये जनपद कोसों दूर है, जनपद की रुचि नहीं दिखाते। इसका क्या कारण है? इसका कारण दो मेन कारण है। एक तो कारण ये है कि उसको समझाया नहीं जाता। ये बहुत विकास, बहुत बड़ा प्रजातंत्र है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास तक पहुंच के समझाया जाए। जैसे आप ले लें नोटबंदी, या आप ले लें जीएसटी, उससे भी बहुत गुस्सा था। इसी तरह मतदाता छोटी चीज़ लेकर, अब आप स्टेशन ऑफिसर को नहीं बदल सकते, आप लेखपाल को नहीं बदल सकते। उनकी जो सोच है वो जब तक नहीं बदलेगी, आम आदमी उससे प्रभावित रहता है। इसलिए वो समझता है कि गवर्नमेंट भी नालायक है।
क्योंकि अब ये मोदी लेखपाल का काम और एसओ का काम नहीं देख सकते, लेकिन उसको परेशानी है तो वो सोचता है इस बात के लिए। द लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म पे मैं चाहूँगा सर आपसे कि आम मतदाताओं को आप कुछ कहें। मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, केवल अफवाह पर न जाए। अब जैसे जैसे बातें हो रही हैं, खास तौर से कांग्रेस पार्टी जो अपदस्थ हो गई है, वो इतनी तिलमिलाई हुई है कि उल्टा पुल्टा बात करती है। मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, ये भाषा कोई भाषा है? और अगर मोदी चोर है तो हम लोग सब चोर हैं, क्योंकि उनसे साफ सुथरा आदमी व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं मिलेगा। तो इस बात को आम आदमी न देखे, ये देखे कि हमारे विकास के कौन सोच रहा है, हमको रोजी रोटी हमारे नवयुवकों को कौन देगा, महिलाओं का सम्मान कहाँ बढ़ सकता है, जैसे कि लक्ष्मीबाई का वो किया था, उस तरफ कौन देख रहा है, युवा वर्ग के लिए क्या किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को ऊपर ले आएं, और ये माफ़ी से नहीं होगा, ये किसान को इस लायक बनाने से होगा कि उसको 2 पैसे मेहनत से मिल सके। उद्यम करो, आगे बढ़ो, ये एक बहुत बढ़िया नारा है। अच्छा सर, क्या इस बार लगता है क्या कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा इस देश में? हम लोग की पूरी कोशिश है जी। जहाँ मैं जाता हूँ कहता हूँ 2 आदमी ही बढ़ाओ, लेकिन मतदान का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, उसमें हमारी भलाई है। ज़्यादा लोगों की भागीदारी है प्रजातंत्र में, तो खिलाफ हो या साथ हो, और खिलाफत और सवाल पूछना प्रजातंत्र का हिस्सा है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन परसेंटेज बढ़ाओ, ये हर गांव में यही मैसेज हम लोग देने की कोशिश करते हैं। द लोकतंत्र से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।